नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। क्या बिहार में जो सरकार चल रही है, पीछे में आरएसएस है? क्या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक समूह जो है वही बिहार सरकार चला रही है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कह तो दिया कि आरएसएस कोटे से है। क्या आरएसएस की इतनी बड़ी भूमिका है? तेजस्वी यादव पहले से कहते रहे हैं और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि आरएसएस ही बिहार चला रही है। अब तो ये बात प्रमाणित हो रही है। हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता हैं तारिक अनवर चंपारनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी कुछ डिजिटल फ्रॉडबाजी का आरोप लगा है, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाया, हम उस पर भी आएंगे। पहले शुरुआत करते हैं तारिक जी। बिहार सरकार चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर भी क्या कहते रहे, बात की छुपी नहीं है। क्या सच में नीतीश कुमार ही बिहार चला रहे हैं या अब तो आरएसएस की एंट्री हो गई? तेजस्वी यादव ने भी कहा। ये तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी काफ़ी लंबे टाइम से ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार भी चला रहे हैं। अब तो अशोक चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे यह साबित हो रहा है कि वाकई में कुछ जो नेता हैं उनके इर्द गिर्द वो ब्यूरोक्रेट्स और आरएसएस की जो पूरी लॉबी है वो मिलकर सरकार चला रही है। तो खुद अशोक चौधरी ने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया, इसमें तो अब कुछ बहुत कुछ रहा नहीं छुपाने के लिए। चलिए नीरज जी, आरएसएस ही बिहार चला रही है, तेजस्वी यादव ने भी कहा है, प्रशांत किशोर ने भी कहा है। ये आरएसएस कोटा क्या होता है? ये बात वही कहते हैं जिनको आरएसएस की जानकारी नहीं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश के विकास के लिए काम करता है। एक समय इसको बैन भी कर दिया गया था, इसे इंदिरा गांधी की सरकार, उसी सरकार में इसने उसको बैन हटाया भी गया था। और इंदिरा गांधी स्वयं भी नागपुर जाकर के वहां पर गई थी, नेहरू जी भी गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहां गए थे। तो अगर आज ये नहीं कि आरएसएस बीजेपी के लिए ही काम करती है, अगर कोई भी पार्टी राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ती है, देश की भलाई के लिए आगे आती है, तो उसको आरएसएस मदद करता है। तो आरएसएस के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं? अब रही बात, मैं बताता हूँ आपको जो आज का मुद्दा है। उन्होंने किशोर कुणाल जी के सुपुत्र सायन कुणाल के विषय में कहा कि आरएसएस कोटे से तेजस्वी जो आरोप लगा रहा है, साहब ऐसा है कि सायन कुणाल जी महावीर मंदिर में पहले से ट्रस्टी रहे हैं। उनके पिताजी लालू यादव की छाती पे चढ़ करके महावीर मंदिर ट्रस्ट से पटना में 9 अस्पताल बनाए। ये वही लालू यादव है जो हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए फोर्स के साथ, बुलडोजर के साथ पहुंच गए। कुछ तो कहते हैं कि अफवाह है, झूठ नहीं, ये सच्चाई है। और किशोर कुणाल ने वहां सीना हरा दिया था, अपना कलेजा हरा दिया था महावीर मंदिर को बचाने के लिए। और सायन कुणाल महावीर मंदिर में ट्रस्टी भी रहे। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो वहां उसको पूरा रास्ता नहीं था। रास्ता के लिए 2 एकड़ जमीन किशोर कुणाल के ट्रस्ट में, जिसमें कि ट्रस्टी ये भी रहे हैं, सायन कुणाल भी रहे, उसने वहां डोनेट किया। सायन कुणाल जी का इस तरह से पहले भी योगदान रहा है धार्मिक न्यास बोर्ड में। इस नाते उनको बनाया गया है कि किसी अशोक चौधरी जी के दामाद है इसके लिए बना दिया गया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो बात होती है ना, देखिए हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, कुछ अपने लोगों को तेजस्वी भी कर रहे हैं कि सिर्फ दामाद को, चाहे मांझी जी हो, चिराग पासवान अपने जीजा को, अशोक चौधरी अपने दामाद को, सिर्फ दामाद आयोग बन रहा है। सायन कुणाल एक भूमियार के बच्चे हैं और तेजस्वी यादव को भूमियार से शुरुआती नफरत है। नहीं, वो तो A to Z की बात करते हैं। क्या A to Z? 22 साल तक बाहर आ पाए हैं क्या वो? इनके पिताजी बोलते थे ना, भूरा बाल साफ करो। ये सामंतवादी सोच के हैं, इनको भूमियारों से शुरू से नफरत है। इसी बेसिस पे उन्होंने राजनीति की है और सायन कुणाल बने हैं, इनको पच नहीं रहा है। इनको तो अगर परिवारवाद, वंशवाद के ऊपर बात ही करनी हो तो पहले इनके परिवार में, इनके दल में जो वंशवाद, परिवारवाद चल रहा है, उस पर कभी मुंह क्यों नहीं खोलती? क्या योग्यता थी साहब इनकी कि सीधे आए, न पार्टी में कोई काम, न संगठन में कोई काम, सीधे आगे सीएम बन गए, इनके भाई स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं? क्या इनकी योग्यता थी साहब? सिवाय इसके कि लालू यादव के बेटे हैं। अरे कुछ भी अनर्गल पॉलिटिकल बयानबाजी करना हो तो वो एक अलग विषय है, अदरवाइज इनकी बातों में कोई दम नहीं रहता। इनकी बातों में कोई दम नहीं रहता और बिहार जनता के मीठा से लेती भी नहीं इनकी बात। नहीं, लेकिन ये होता है ना, नीतीश कुमार क्या सच में है? तेजस्वी तो कहते हैं कि वो तो अचेत है, अचेत अवस्था में। अच्छे जब इनके साथ थे तो बड़ा अचेत थे, भी अचेत हो गए। देखिए ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी उनकी है। नीतीश कुमार लगातार, हमको लगता है कि देश के पहले से मुख्यमंत्री होंगे जो सभी जिलों का दौरा की, लगातार कैबिनेट, दीपक कुमार की पत्नी जो है ना, सुन लीजिए, लगातार कैबिनेट की बैठकें कर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले बिहार को डबल डेकर दिया, मेट्रो देने जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अब उनकी कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो इनकी हर भूख का जवाब नीतीश कुमार देते रहे, ये संभव नहीं है। दीपक कुमार की पत्नी तो पूछ रहे हैं किस कोटे से? दीपक कुमार की पत्नी किस कोटे से? दीपक कुमार की पत्नी पीएचडी है, एमए है, असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं, कॉर्पोरेट में काम की हैं। देखिए यहाँ जो नियुक्तियां होती है, चाहे टिकट का बंटवारा होता है, किसी कोटा नहीं, योग्यता के आधार पर
बिहार और में खासकर अकेले ये थोड़ी है। संवैधानिक पद है, यहाँ योग्यता भी देखी जाती है, क्योंकि योग्यता क्या है, तो योग्यता के आधार पर संगठन के प्रति समर्पण, संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर यहाँ नियुक्तियां होती है, टिकटों का बंटवारा होता क्या है। सच में समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से जेडीयू बीजेपी मोड़ पर नहीं थे? भैया दीपक कुमार की पत्नी का क्या योगदान है पार्टी के लिए, बिहार के लिए क्या योगदान है, उनकी नियुक्ति से पहले ये भी जाहिर कर देना चाहिए था। या सायन कुणाल की, चलिए एक चीज समझ में आती है कि वो किशोर कुणाल के बेटा है तो उसकी वजह से उनको नहीं, वहां डाला गया, लेकिन अशोक चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि आरएसएस कोटा से तो नहीं गए हैं। सायन कुणाल तो उनका तो संबंध रहा है लंबे समय से आरएसएस से, उनके पिताजी का भी। तो नीतीश कुमार जी की नैतिकता कहाँ गई, अशोक चौधरी की नैतिकता कहाँ गई? अशोक चौधरी जिस पार्टी में है, जनता दल यूनाइटेड में, उनके आला कमान नीतीश कुमार हमेशा अपने आप को आरएसएस से डिसोसिएट करते रहे हैं, तो उनकी नैतिकता कहाँ गई कि अशोक चौधरी अपने खुद जनता दल यूनाइटेड में है, बेटी को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के पार्टी से सांसद बना रहे हैं, तो दामाद को इधर आरएसएस कोटे से भेज रहे हैं, पिताजी उनके कांग्रेस से रहे, तो उनकी नैतिकता कहाँ गई? तो सवाल ये नैतिकता का है कि वाकई में आप विचारधारा के आधार पर आप किसके साथ हैं, या तो आप आरएसएस के साथ हैं या आरएसएस के आप खिलाफ है। तो नीतीश जी तो हमेशा आरएसएस के खिलाफ रहे, तो उनके पार्टी के लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बात साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड पर अब आरएसएस पूरी तरीके से हावी है और वही सरकार को चला रही है, वही सरकार चला रही है। ये समझ का फेर है। मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आरएसएस से अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। मैं बता दूं बड़ा स्पष्ट दावे के साथ कि पूरी की पूरी भाजपा मानती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आरएसएस हमारा मातृ संगठन है, इसमें कहीं कोई कहने वाली शक्ति नहीं। और भाजपा आरएसएस के बहुत सारे अनुषंगिक संगठन है, भाजपा उनमें से एक है। और भाजपा का गठबंधन बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए नीतीश जी के पार्टी के साथ बहुत पुराना गठबंधन है। इसलिए ये कहना कि आरएसएस को डिसोसिएट करते हैं बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत है। हाँ, लेकिन आरएसएस राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसका काम राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक विकास है और देश के कल्चर की, धरोहर की रक्षा कैसे हो, इस पर आरएसएस अपना काम करता है, अपना विचार देते रहता है। लेकिन देश तो आरएसएस के खिलाफ है, तो कहीं ना कि आरएसएस वाला कानून, नागपुरिया कानून हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो क्या जंगल राज का कानून वो चाहते हैं क्या यहाँ पे लाने देंगे? आरएसएस का कानून क्या है सर? कोई कानून उसका नहीं है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि सांस्कृतिक संस्था आरएसएस है, वो बयानबाजी पॉलिटिकल जो करे वो जंगल राज का काम है। उन्होंने आजकल में एक बयान कहीं दिया है, मैं सुन रहा था कि वो जब बनेंगे तो चरवाहा आयोग बनाएंगे। अब बताइए कितना फूहर बयान देते हैं कि जब उनके पिता थे तो चरवाहा विद्यालय बनाए, अब उससे जब पेट नहीं भरा चारा खा करके तो बेटा कह रहे हैं कि हम चरवाहा आयोग बनाएंगे। कितना बड़ा पेट आपका है भाई, कितना चारा खाइएगा? अब चरवाहा आयोग बना करके भेड़ बकरियों को गिनवाएंगे। ये भी बता दीजिए ना कि भेड़ बकरी गिनने के लिए कौन किस परिवार को ठेका देने अब जा रहा है। दरअसल ये परिवार बिहार को पुनः जंगल राज 2 की ओर ले जाना चाह रहा है, जो कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जंगल राज 2 की ओर नहीं जाने। आज तो आपके भी अध्यक्ष ने कहा ना कि जनसुराज को इशारा करते हुए दिखाया कि फेक पेज बना लिया है। इशारा उन्होंने स्पष्ट कहा कि फेक पेज बनाएंगे कोई अगर और बीजेपी के नाम से अपना प्रचार करेंगे। उन्होंने एफआईआर किया है, साइबर सेल में एफआईआर हुआ है, थाने में एफआईआर हुआ है। जांच तो प्रशांत किशोर की पार्टी क्यों गई? उनके पास तो अपना पेज है ही। अरे तो बीजेपी का आईडी बना करके प्रशांत किशोर का प्रचार चल रहा था, तो कौन ये कर सकता है? प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं, उन्हीं के दल के कोई लोग किए। अब आप लोग ये सब भी कर रहे हैं, और ये काम ये शुरू से करते आ रहे हैं सब। ये कोई इनका नया इतिहास नहीं है, यही सब काम तो ये शुरू से करते आ रहे हैं। अब इनको बिहार में लगा कि पॉलिटिकल फाइट इनकी जम नहीं रही है, तो ये सब काम करना शुरू कर दी। जो करना हो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अध्यक्ष दो चीज बहुत ही स्पष्ट है। एक कि अगर दिलीप जायसवाल जी पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको जब उन्होंने साइबर क्राइम में, साइबर सेल में अगर उन्होंने मुकदमा अगर कर दिया है, एफआईआर कर दिया है, तो पहले वहां से जांच हो जानी चाहिए थी, उसके बाद उनको आरोप लगाना चाहिए था जनसुराज पर। लेकिन वहां से कुछ अभी जांच पड़ताल हुआ नहीं, डिलीट भी हो जाता तो ऐसा थोड़ी कि साइबर के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड होता है, टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है, तो वहां से आ जाना चाहिए था। उसके बाद उनको जनसुराज के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए था, और इतने बड़े कद के नेता को इतना छोटा टिप्पणी करना कहीं शोभा नहीं देता। बीजेपी का झंडा लगा के बिल्कुल साबित नहीं है ना, साबित नहीं है कि दूसरी बात की अगर वीडियो से तो प्रशांत किशोर का प्रचार हो रहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जांच हो जानी चाहिए कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर ही इन्वॉल्व है या कोई आम कार्यकर्ता इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये एलिगेशन नहीं लगा रहा है, प्रशांत किशोर हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो,
कोई पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो अपने से फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं करते, इतना समय नहीं है उनके पास। मैं उनकी पार्टी करती है। मैं तो कह रहा हूं कि जो बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख है, सोशल मीडिया के इंचार्ज है अमित मालवीय, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन में, कितने सारे फर्जी ट्वीट्स में, कितने सारे फेक अकाउंट्स को बनाने में उनका कई मुकदमे हैं उनके ऊपर। आप 2014 में जो लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता है, जो प्रशांत किशोर जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, अगर चलिए मान लेते हैं कि वही करते थे, तो क्या प्रशांत किशोर जी का आपने सहारा उस काम के लिए लिया था क्या? आपको स्पष्ट करना चाहिए। 2014 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फर्जी खबर पहुंचाने में, सबसे ज्यादा फेक अकाउंट बनाने में, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कई ऐसे फेक ट्विटर हैंडलर को फॉलो भी करते हैं, बाद में साबित हुआ है ये। तो जिन्होंने पूरी फैक्ट्री बना रखी है, उनको किसी भी तरीके का जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर या जनसुराज पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक आधार नहीं है। देखिए, सबसे पहले बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इन्होंने स्वीकार किया कि इतनी बड़ी पार्टी की इतने बड़े नेता को इतने छोटे से नेता पर नहीं बोलना चाहिए। ये इन्होंने अभी स्वीकार किया कि जब मानते ही छोटे से नेता नहीं, जबकि साबित नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है और बात साबित नहीं है, जब तक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बात साबित हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी अकलाहट में क्यों ये लोग हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस के पास मुकदमा चला गया है, साइबर क्राइम में, साइबर सेल में केस चला गया है। हड़बड़ाने नहीं बोली, ये मामला जल्दी साबित हो जाएगा और उसके बाद अगर ऐसा वो किए होंगे तो उनको सजा होगी। नहीं किए होंगे तो बच जाएंगे, कोई और फर्जी किया होगा तो वो उसको सजा होगी, वो पकड़ा जाएगा। इंतजार कीजिए। लेकिन चूंकि उस पर प्रशांत किशोर का प्रचार चल रहा था, तो बड़ा आरजेडी के लोग तो प्रचार नहीं करेंगे प्रशांत किशोर का, बीजेपी के इशारे पर वो काम हुआ है। अगर लाखों कार्यकर्ता होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसको बनाकर जो है ना प्रचार करते रहे हो। क्यों प्रचार करेंगे? और इसको प्रोपेगेंडा बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी का नाम लेकर एफआईआर कर दिया हो। इसलिए इंतजार कीजिए, जब तक मुकदमे हुए हैं, जांच हो जाती है, उसके बाद तक आपको इंतजार करना चाहिए। इतनी छोटी टिप्पणी इतने बड़े नेता को नहीं करना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर के नेता को नहीं करनी चाहिए, इतने छोटे नेता पर। ठीक, एक मिनट, ऐसा है कि जिस तरह से वाद विवाद तो हो रहा है, अभी ये भी थे मुद्दे पर, फिर मुद्दे पर आते हैं जी। सरकार उनकी क्या बनेगी? आप कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे। अरे आप साहब क्या कर रहे हैं? आप साहब क्या कर रहे हैं? लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं। क्या आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ रही हैं? क्या सही में डोमिसाइल नीति को लेकर लोग सड़कों पर नहीं? अभी कल कैबिनेट की मीटिंग में एक डोमिसाइल का पारित हुआ है। मैं दोनों पॉइंट को क्लियर करता हूँ। पहला, आपने अपराध की बात कही, तो अपराध की बात 2005 से पहले लगभग 4000 हत्याएं प्रतिवर्ष बिहार में हुआ करती। लालू यादव भी ट्वीट कर रहे हैं अपराध सोर्स बताए ना कहां से। मैं एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूं। वो तो बोल रहे हैं कि स्टेट क्राइम ब्यूरो पर तो एससीआरबी तो डेटा ही नहीं दे रहा है। 2021 के बाद कोई डेटा ही अपलोड नहीं किया इन लोगों ने। 22 के बाद नहीं, 22 के बाद तो कोई डेटा ही अपलोड नहीं हुआ। हमेशा ऐसा होता है। फिर अभी हो रहा है, होगा, अपलोड होगा। देखिए क्या है कि डाटा बता रहा है एनसीआरबी का, और बिहार की डीजीपी ने भी आके कैमरे के सामने कहा है कि 2005 के पहले 4000 हत्याएं प्रतिवर्ष होती थी और आज करीब 2700 हत्याएं होती हैं। और यह भी साथ में जानना आवश्यक है कि 2005 से आज तक में, 2025 तक में बिहार की आबादी लगभग 2 गुनी हो गई। यानी प्रति लाख हत्या दर में देखेंगे तो उस समय से आधी से भी कम, 1/4 हो गया। ये आंकड़ा तो यही बतलाता है कि 1/4 हो गया हत्या बिहार में। बट ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में कि हत्याएं बढ़ गई हैं। होता क्या था कि उनके समय में एफआईआर दर्ज होते नहीं थे। किसी पुलिस वाले की मजाल नहीं थी कि आरजेडी के गुंडे किसी की हत्या कर दें, अपहरण कर लें और एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन यहाँ एफआईआर दर्ज होता है, कोई विधायक मंत्री का बेटा भी शामिल होता है तो उसे पकड़ा जाता है, उसे सजा होती है। ये सिस्टम उस समय नहीं था, इसलिए लोग झूठे आंकड़े को लेकर के ट्विटर पर प्रचारित करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि हर तरह के अपराध में कमी आई है। अपराधियों में भय का माहौल है, महिलाएं भयभीत नहीं रहती, व्यापारी भयभीत नहीं रहते। अब देखिए ना, बिहार में मर्सिडीज का शोरूम खुल रहा है। एक लालू जी के समय में मारुति का शोरूम था, यहाँ से बंद हो गया, लोगों को भागना पड़ा था। अपनी बेटी की शादी में उन्होंने पूरा गाड़ी का शोरूम उठा लिया था। आज बिहार का माहौल ऐसा है कि मर्सिडीज का शोरूम भी बिहार में खुल रहा है, वर्कशॉप खुल रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार में अब विकसित होने की सीढ़ी पर चल पड़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के मामले में हम यह नहीं कह रहे कि बिहार विकास कर रहा है। अब बिहार देश के किसी भी विकसित राज्य से कम नहीं है। यहाँ की सड़कें देखिए, बिजली देखिए, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। जहाँ राजद के शासनकाल में 2005 तक मात्र 17 लाख घरों को बिजली की सुविधा थी,
आज 2,34,00,000 घरों में बिजली है, यानी कि 100% घरों में आज बिजली है। नल से जल मिल रहा है लोगों को 86%। इससे आगे भी बढ़िए सर, नल का जल, बिजली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं, ये नहीं, हम ये नहीं करें, नहीं है ये 20 मूलभूत साल में अभी सुविधा तक नहीं, इतना ही जो सुविधाएं उन्होंने दी है वो उसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ मिली है, अब जरा इससे भी आगे बढ़िए सर, इससे भी तो आगे बढ़िए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखिए क्या है जरा इसको आज तक आपके समझिए। क्या कितनी इंडस्ट्रीज लगी, कहाँ मैं बता हो रहा है? देता हूँ क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो एक ऐसी गाड़ी के स्टीयरिंग इनके हाथ में मिला जो कि बिल्कुल खटारा थी। उसमें न टायर था, न हेडलाइट था, क्लच प्लेट जला हुआ था, इंजन से आधा पार्ट्स गायब थे। तो ऐसी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार में। इस गाड़ी से आप रेस नहीं जीत सकते, लेकिन आप लोगों ने लेकिन इस गाड़ी को दुरुस्त करके अब ये गाड़ी रेस में चलने को तैयार है। और औद्योगिक निवेश भी अब बिहार में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार अब आत्मनिर्भर बन चुका है, विकसित राज्य का बराबरी कर चुका है। नया बिहार जो ये लोग बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग अभी नए हैं तो नया बिहार की बात करेंगे, करने दीजिए। चलिए 20 साल से ये लोग सत्ता में हैं और अभी तक 2005 को ही ये लोग कंसीडर कर भाई। 2005 के पहले तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि जंगल राज था। अगर 2005 के बाद भी अगर आज भी 2700, आपने जैसा कहा कि 2700 लोगों की हत्या होती है, तो भाई ये बहुत बड़ा फिगर है। आखिर 2700 लोगों की हत्या क्यों हो रही है, इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए और इसका जवाब जो है ना सरकार को आकर फ्रंट पर दिया जाना चाहिए कि 2700 लोगों की हत्या कैसे हो रही है। उसमें पुलिसिया कार्रवाई भी 24 घंटा के अंदर देखने को मिलती है। अभी आपके विधायक के घर के बगल में ढाका में लिंचिंग कर दी गई, घर में घुसकर, कोई अभी तक उसका मुकदमा नहीं। बिहार का कन्विक्टिंग रेट है, यहाँ 62% लोगों को सजा मिलता है जो किसी तरह का अपराध करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बढ़ाने के लिए। देखिए बिहार में सर चुनाव है तो सियासी चहल पहल होगी ही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा और बहस भी होगी। इन तमाम खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे, कौन सही कितना, कौन कितना गलत, वो जनता खूब समझ रही है, जनता खूब जान रही है। बिहार में सरकार कौन चला रहा है, क्या सच में आरएसएस ही है पर्दे के पीछे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।